भारत का वैभवपूर्ण अतीत चैप्टर की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों के बारे में। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। सबसे पहले तो पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत होते क्या हैं? सबसे विश्वसनीय स्रोतों के रूप में इनको शामिल किया गया है क्योंकि ये वो स्रोत होते हैं जो उत्खनन से प्राप्त हमें जो भी सामान प्राप्त होता है उससे जब हम मानव के अतीत में जो मानव था उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करते हैं वो सभी बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो पाषाण संस्कृति थी उस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो उस समय का हमें लिखित इतिहास तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उस समय के कुछ बर्तन या औजार जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हम तत्कालीन मानव की समाज संस्कृति और उस समय के उसके क्रियाकलापों की जानकारी उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट करेंगे पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों में। अब पुरातात्विक तो हम कहते हैं कि जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, और पुरालेखीय के भी हम दो शब्दों में बांट दें, पुरा प्लस लेखीय, यानी कि शिलाओं पर लिखे हुए जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो मुद्रित होते हैं, जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, वो सारे के सारे पुरालेखीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके जो 5 पार्ट हैं उसमें हम पहला पार्ट ले लेते हैं उत्खनन से प्राप्त मृद भांड और औजार। जो हमें खुदाई में अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और कई प्रकार के औजार जो हमें प्राप्त हुए हैं उससे हम मानव के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें मुख्य रूप से खुदाई में 4 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों का विवरण देते हैं। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें नाम याद रखना है। सबसे पहला है गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, क्योंकि मृद भांड का मतलब है मिट्टी का बर्तन, एक ऐसा काल जिसमें सारे मिट्टी के बर्तन गेरुए रंग के ही बनाए जाते थे। दूसरे जो काल है उसमें है काले और लाल रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। तीसरी मृद भांड संस्कृति है चित्रित सलेटी मृद भांड संस्कृति। इसमें सलेटी रंग का प्रयोग था और इस पर चित्र भी होते थे। पहले वाली 2 में चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। जो चौथी है वो मौर्यकालीन है। इस समय और अधिक क्या कहेंगे, और अधिक इसमें विकास हो गया था और इसके अंदर उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति, अर्थात अब जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर पॉलिश भी की जाने लगी थी। ये चारों मृद भांड संस्कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ हमें कई प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नव पाषाण काल। हम पूरा पाषाण काल के यदि औजारों को देखें तो वो बहुत बड़े होते थे, उनको अच्छे से गढ़ा हुआ नहीं होता था। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो औजारों का जो साइज था वो छोटा हो गया और नव पाषाण काल आते आते तो बहुत अधिक नुकीले और चमकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि उनकी घिसाई कर कर उनको नुकीला और चमकीला बना दिया जाता था। तो हमें औजारों के द्वारा भी प्राप्त होती है इतिहास की जानकारी। इसके अलावा जब उत्खनन में हमें विभिन्न प्रकार की सड़कें के जो अवशेष मिलते हैं, नालियों के अवशेष मिलते हैं, उससे भी हमें तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जब हम आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसका समय जान पाए हैं, उस समय की जो सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये सड़कें ग्रिड प्रणाली पर बनाई गई थी और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण पर काटती हुई होती थी। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय था उस समय से हमें नालियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें उनकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता की जानकारी भी प्राप्त होती है।
अब हम चलते हैं अपने इसके दूसरे पार्ट की ओर, जो है अभिलेख। अभिलेख शिलाओं पर उत्कीर्ण होते हैं। यह इतिहास के अंदर बहुत ही विश्वसनीय स्रोत हैं। सबसे पहले जब हम शिला पे लिखते हैं, पुस्तक पर हम जब लिखने लगते हैं तो हम कितना भी लिख सकते हैं, एक पृष्ठ और जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभिलेखों में जो स्थान होता है, उसमें स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए अभिलेखों पे जो सामग्री प्राप्त होती है उसमें अनावश्यक बातें बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, इसके द्वारा हमें तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम किसी शासक के तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभिलेख उसके लिए बहुत विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इस पर अक्सर शासकों का नाम भी अंकित होता है, तो हमें उस समय के शासक, उसका जो शासन का काल है, उसकी सारी जानकारी हमें उसके द्वारा प्राप्त हो जाती है। विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, इसमें उनका नाम अंकित है। हम इसके नाम से थोड़ी सी एक नॉलेज ले लें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये जो हैं ये सातवाहन वंश के राजा हैं। सातवाहन वंश की जो विशेषता थी वो ये थी कि वो मात्र सत्तात्मक होते थे और अपने नाम से पहले माता का नाम अंकित करते थे, इसीलिए नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरी हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग का युद्ध जब लड़ा, उस युद्ध में हुए रक्तपात के कारण उसको बहुत अधिक ग्लानि की भावना हुई, जिससे उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। और युद्ध नीति के त्याग करने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अपनी जनता को नैतिक उपदेश देने के लिए अनेक प्रकार के स्तंभों का निर्माण करवाया। तो जो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक हम बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, जो गुप्तकालीन है, समुद्रगुप्त की है, हरिशेन के द्वारा रचित है। इससे हमें समुद्रगुप्त की उत्तर और दक्षिण की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। हरिशेन ने इसे चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली क्या होती है उसका भी जवाब हम आपको आज देंगे कि चंपू शैली वह शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो ये थी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो अनेक प्रकार के अभिलेख हैं जो इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में माने जाते हैं। जब भी प्रश्न आता है कि पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत लिखें तो एक एक पॉइंट और उसके हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं। जैसे मृदभांड संस्कृतियों में हम चारों मृदभांड संस्कृतियों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिलेख आते हैं तो हम 3 या 4 जो एग्जाम्पल हैं वो हम दे सकते हैं। पहले जो सिक्के प्राप्त होते थे वो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे, लेकिन कुषाणों के आने के बाद सोने के सिक्कों का भी इस्तेमाल होने लगा, उससे भी सिक्के बनाए जाने लगे। कुषाणों के समय में जिन 2 धातुओं में मुख्य रूप से सिक्के बनाए जाते थे वो थे स्वर्ण और ताम्र। सोने और तांबे के सिक्के मुख्य रूप से बनाए जाते थे। जब कुषाणों के बाद भारत में गुप्तों का काल आया तब सोने और चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगे। सिक्कों के द्वारा हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि जो गुप्त काल थे वो विष्णु के उपासक रहे हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन कुमार गुप्त के समय कार्तिकेय प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिनसे हमें उनके शैव होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसी तरह हम यदि समुद्रगुप्त की बात करें तो उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिनसे हमें उनके संगीत प्रेमी होने की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के ही एक अन्य सिक्के पर अश्व बना हुआ है, यूप बना हुआ है यानी कि यज्ञ कुंड बना हुआ है, साथ में ही लिखा है अश्वमेघ पराक्रम। तो उससे हमें जो प्राप्त होता है, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त के द्वारा। एक हम अन्य सिक्कों की बात कर लेते हैं। जोगलथंबी नासिक महाराष्ट्र के अंदर हमें सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि शकों और सातवाहनों के बीच में संघर्ष हुआ था। उनके संघर्ष की जानकारी हमें उन सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि उन सिक्कों पर शकों और सातवाहन दोनों राजाओं के, दोनों वंशों के राजाओं के नाम अंकित मिले हैं। इसके अलावा मुहरों से भी हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे सिंधु घाटी समय में अनेक प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर पशुओं के चित्र अंकित हैं। एक सींग वाले सांड को बहुत अधिक मात्रा में दिखाया गया है। लोथल गुजरात के अंदर नाव वाली चित्र वाली एक मुहर मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जलीय मार्ग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापार किया जाता था।
बसाड़ प्राचीन वैशाली में भी हमें इसी प्रकार की मिट्टी की मुहरों का ढेर भी प्राप्त हुआ है। सिक्कों और मुहरों के बाद अब हम चलते हैं स्मारक और भवन में। अनेक प्रकार के स्मारक और भवन हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हैं। भारत जो अब वर्तमान में हमें दिखाई देता है, इसकी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार पहले दूर दूर तक था। वर्तमान में जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि जो देश हैं हमारे पड़ोसी, थाईलैंड, इन सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति विद्यमान थी। रामायण और महाभारत का मंचन वहाँ पर आज भी किया जाता है। इसके अंदर हम दो मुख्य रूप से उदाहरण ले लेते हैं जो आज भी विद्यमान है, जावा का बोरोबुदुर मंदिर और कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। इससे हमें भारत के एक तो सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलती है, दूसरा हम ये भी जानते हैं कि भारत का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो केवल वर्तमान भारत तक सीमित नहीं था, उसका जो विस्तार था वो काफ़ी दूर तक था। इसके साथ साथ हमें देवगढ़ और भीतरी गांव में जो स्मारक प्राप्त होते हैं उससे हमें गुप्तकालीन सभ्यताएं और संस्कृति और उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। देवगढ़ के अंदर शयन मुद्रा के अंदर विष्णु की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। उस समय जिस प्रकार से मंदिर बनाए जाते थे उनकी छतें सपाट होती थी जैसी आजकल हमारे घरों की होती हैं। शिखरों का इस्तेमाल है ना वो कालांतर में किया जाने लगा था। ये जानकारी भी हमें स्मारकों और भवनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मूर्तियाँ और शैल चित्र। अनेक प्रकार की मूर्तियों से हमें उस तत्कालीन समाज के धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। जैसे कहीं पर यदि विष्णु की मूर्ति अधिक मिल रही है तो हमें पता चल जाता है कि वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। शिव की मूर्तियाँ या पार्वती की मूर्ति ज़्यादा मिलती है तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर शैव परंपरा विद्यमान रही होगी। इसी के अलावा पाषाण काल में जो शैल चित्रकला थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसमें हम आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताने वाले हैं। एक तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका, वहाँ पर जो चित्र हैं वो पाषाणकालीन हैं। इसी तरह से राजस्थान के आलनिया कोटा में भी शैल चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं। ये प्राग इतिहास काल है। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन उस समय जो मानव था वो अपनी भावनाओं को चित्र बनाकर अंकित करता था, जिसका जो उदाहरण है वो हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और राजस्थान के आलनिया कोटा के अंदर प्राप्त होता है। इसके अलावा कालांतर में अजंता, एलोरा की जो गुफाएं हैं, दुर्गों और महलों में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनसे भी हमें उस समय के समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आज की वीडियो में हमने जाना पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।